हीना 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 धरती के समस्त जनों को अपने धर्म के स्वर्ग में प्रवेश पाने योग्य बना, ताकि सृष्टि का कोई भी प्राणी तेरी सुप्रसन्नता की परिधि के बाहर ना रह जाए। अनंत काल से तू वह करने में समर्थ रहा है जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। और तू अपनी ही इच्छा से परे है नाम, हे नाम, हे नाम। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, स्थानीय आध्यात्मिक सभा जयपुर का ये प्रयास है कि जैसा कि टॉपिक में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर शेयर भी है, दर्शकों की विकराल चुनौतियों तथा दिव्य चिकित्सक के उपचार पर संवाद। तो ये जो परेशानी आई है या जो उत्पन्न हो रही है, ये अभी से थी या इसके चिन्ह हम पहले से देख रहे थे? और दिव्य चिकित्सक यानी ईश्वर अवतार के द्वारा दिए गए क्या चिन्ह, क्या उपाय हैं जिसके द्वारा हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं? क्या सिर्फ कुछ फूड पैकेट्स बांट के या थोड़ी अभी बूस्ट आता है मोरालिटी का और हम लोग सब लग जाते हैं, क्या बोलते हैं, मिलके काम करने का, फिर भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद कि भाई असली गोल क्या है? तो इन सभी सवालों पे क्या है, क्या बताया गया है, बाह्य धर्म क्या शिक्षा देता है, तो वो पूरा बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सहर हकीकत अनवरी से कि वो प्लीज बागडोर संभालें और आज के कार्यक्रम का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ बताएं और सहर दीदी प्लीज। साजिद आपका माइक म्यूट है, प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों को देखकर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग आज के इस सत्र में जुड़ पाए। आज का जो हमारा ये सत्र है, इसे हम मुख्यतः जो है इस पृथ्वी के सबसे बेजोड़ और एक सबसे बेमिसाल व्यक्तित्व डॉक्टर जॉन एबनेज़र एसेलमॉन्ट को समर्पित करते हैं। डॉक्टर जॉन एबनेज़र एसेलमॉन्ट MBCHB FBA थे। ये एक चिकित्सक थे, एक वैज्ञानिक थे, एक लेखक थे, एक दार्शनिक और सत्य के अन्वेषक थे। इनके कार्यों ने इतनी पीढ़ी को अभी तक प्रेरणा दी है और
मेरे ख्याल से आने वाले अनेकों पीढ़ियां इनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि कैसे हम लोग शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मानव जाति को एक स्वस्थ मानव जाति के रूप में बना सकते हैं। उसकी जो परिकल्पना है उसको वास्तव में शेप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दोस्तों, हमारा जो ये आज का विषय है, ये तो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित विषयों में से है पूरी दुनिया में, लेकिन ये भी है कि इस महामारी के बारे में सबको इंतजार था, सबको पता था कि एक महामारी शीघ्र ही आने वाली है, लेकिन इससे संबंधित हमारी जो तैयारी थी वो शायद पूरी नहीं थी। और इससे संबंधित जो एक्चुअल प्रश्न हैं वो अभी भी हमारे सामने इतने व्यापक रूप से नहीं उभर के आ रहे हैं। सो प्लीज अनुज, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम लोग देखें, जब हम लोग इस महामारी के बारे में बोलते तो ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते इस महामारी को बताने के लिए, परिभाषित करने के लिए कि ये अप्रत्याशित, अनपेक्षित, अनिश्चित, आपत्तिजनक अनुपात की महामारी है। लेकिन क्यों? प्लीज अनुज। तो अगर हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि हमारी समस्त पृथ्वी की जो उत्तरजीविका है उसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हम कोई भी सेक्टर अगर आज लें, कोई भी सेक्टर, चाहे हम हेल्थ सेक्टर लें, स्वास्थ्य का सेक्टर लें, चाहे हम इकोनॉमिक सेक्टर लें, हम चाहे एजुकेशन सेक्टर लें, हर तरफ से जो हमारी उत्तरजीविका है इस महामारी से खतरे में आ गई है। इसीलिए वो शब्द जो है इस पे बिल्कुल सटीक बैठते हैं। हर एक मानव अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर व्यक्तिगत परिवारों में प्रभावित है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। तब तक शायद जी वापस जुड़ती हैं आवाज। स्लाइड में यही था कि हर एक मानव अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर व्यक्तिगत परिवारों से प्रभावित है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अन्य सभी व्यवस्थाओं में तैयारी नहीं है। वह सारी चीजें जिन पर हम निर्भर थे अब सहायता देने में असक्षम हैं। कई लोग महामारी की गंभीरता से अवगत नहीं है या उनके पास संभव उपचार के साधन तक नहीं है। ऐसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर काफी गहरा प्रभाव पड़ा कि जब सेकेंड वेव आई तो इसके लिए हम तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। गरीबी, कुपोषण इत्यादि की पहले से ही विद्यमान समस्याओं को जोड़ते हुए, तो ये पहले से ही था और साथ में एक बीमारी जिसका कोई उपचार नहीं है वो और हमारे बीच में आ गई। सहादे जुड़ चुकी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यू कर देती। थैंक यू अनुज, मेरा नेटवर्क इशू है। तो अगर हम लोग देखें मित्रों की सभी व्यवस्थापनों में हमारे पास प्रॉपर तैयारी भी नहीं है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग देखें, किसी भी व्यवस्थापन में हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारा हेल्थ सेक्टर इसके लिए तैयार नहीं था, हमारा एजुकेशन सेक्टर इसके लिए तैयार नहीं था, हमारे इकोनॉमिक सेक्टर, हमारा पॉलिटिकल सेक्टर, कोई भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। और जिन सारी इन चीज़ों पर हम निर्भर थे, अब वो कुछ भी हमें सहायता नहीं दे पा रही। हम इन्हीं चीज़ों पे निर्भर थे, अब यही हमें अक्षम है इससे निजात दिलाने में। और कई लोग तो अगर देखा जाए इस महामारी की गंभीरता से अवगत ही नहीं है या उनके पास संभव उपचार के साधन तक नहीं है। अगर हम लोग देखें आज हमारे जो ग्रामीण परिवेशों में अगर हम लोग जाकर देखेंगे, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि वहाँ पर प्रॉपर अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर
वो बंद हो चुके हैं। जो अवेलेबल भी था उनके पास, अब तो वो भी नहीं है। इस बीमारी के अलावा जो और भी उनके पास दिक्कत थी जिसके लिए वो जा सकते थे, अब उनके पास वो भी नहीं है, वो भी बंद हो चुके हैं। वो और भी ज्यादा पीड़ित होते जा रहे हैं। गरीबी और कुपोषण जैसी चीजें तो पहले से ही बहुत थी, लेकिन अब इस महामारी के बाद अगर हम देखें ये कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी को जोड़ते हुए अगर हम लोग देखें, ये तो हमारी इस कोरोना से संबंधित जो महामारी है, ये उसके कुछ लक्षण हैं जो कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो क्या है जो कि और आने वाली चुनौती है हमारे पास। तो ये स्लाइड हमें बताती है कि आने वाली अन्य कठिन चुनौतियां भी सिर्फ वक्त की बात है। तो अब अगर हम लोग ये देखें कि ये जो अंग्रेजी दवाइयों का जो हम सेवन करते हैं, सर का दर्द हुआ, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, हम लोगों की जो दवाई, अंग्रेजी दवाइयों का जो हम उपयोग करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आने वाले समय में, अभी तो हम इस महामारी के दौर से, लेकिन ये जो और संबंधित इससे जो जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, जो हमें यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं जैसे WHO, यूनिसेफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है, हमें इसके बारे में बताते हैं और हमें अवगत कराते हैं कि जो वैश्विक और आपदाएं आने वाली हैं, वो ये उनमें से है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनमें से ये एक है दवाइयों का प्रतिरोध। तो ये जो अंग्रेजी दवाइयां जो हमें इतने समय से हम लोग इसका प्रयोग कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे मानव के शरीर पर रेजिस्टेंट होती जा रही है। मान लीजिए अगर हमें सर दर्द होता था, जो हम सर दर्द की दवाई खाने लगे, अब उसका इतना सेवन होने लग गया है कि अब बॉडी पे उसका असर ही नहीं होता है। अब ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, लेप्रेसी जैसी जो बीमारियां हैं, इसके लिए मनुष्य ने इतने सालों वर्षों प्रयास किया, तब जाके उसे इसकी दवाई, फर्स्ट लाइन जो इसकी ड्रग थी, उसका वो खोज कर पाए। लेकिन जब वो इस फर्स्ट लाइन ड्रग का खोज कर पाए हैं, उनमें से एक जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो है रिफेम्पिसिन। अब ये रिफेम्पिसिन धीरे धीरे 86% स्टडीज शो करती है कि अब ये धीरे धीरे मनुष्य के ऊपर रेजिस्टेंट होने लग गए, अब इसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर हम लोग आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे ट्यूबरक्लोसिस से हर वर्ष करीब 1 करोड़ लोग पीड़ित होते हैं और इस 1 करोड़ में से करीब 16 से 20 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं एक ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी की वजह से। और आप ये सोचिए, अब इस दवाई के प्रतिरोध के कारण अब ये समस्या और कितनी बड़ी हो जाएगी और कितनी ऐसी दवाइयां हैं जो से हम रेजिस्टेंट हो सकते हैं। और आप ये देखिए कि अगर ऐसा होता है तो कितनी और इससे समस्याएं जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर्स लाइक कीमोथेरेपीज, ये सब अफेक्टेड होने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे मानव जाति अभी पीड़ित होने लगी है और ये व्यापक हो सकती है। एक और चुनौती जिससे हमें अवगत कराया गया है, एक महामारी तो आ गई, कोविड-19, कोरोना, लेकिन बहुत ही शीघ्र एक और महामारी हमें छूने वाली है इन्फ्लुएंजा संबंधित। और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं इसका प्रकोप इससे कई ज्यादा अधिक होगा और इसे डिजीज एक्स भी कहा जा रहा है, जो कि बहुत शीघ्र जिससे हम अब अफेक्टेड होने जाएंगे। एक तीसरा ब्रांच ऑफ चुनौती जिससे मानव जाति पीड़ित हो रही है वो है गैर संचारी रोग। हम इससे परिचित हैं। गैर संचारी रोग जैसे कि मानसिक रोग, जैसे कि कैंसर, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि जीर्ण, हृदय व श्वसन रोग जिसे क्रोनिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज भी कहते हैं। अब अगर आप देखें तो हर साल जो 70% डेथ होती है वो इस गैर संचारी रोग की वजह से होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होती है। 70% ऑफ द डेथ पर ईयर इज बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब अगर आप इनके आंकड़े देखें तो करीब 4 करोड़ 10 लाख लोग हर साल गैर संचारी रोग की वजह से मरते हैं। इनमें से अगर आप देखें तो करीब 1.5 करोड़ लोगों का जो आयु वर्ग है वो 30 से 69 के बीच में है। तो ये मध्यम वर्गीय जो आयु है ये इस गैर संचारी रोग की वजह से इनकी और ये दर जो है साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं मानसिक रोग
बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कैंसर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं डायबिटीज किस हद तक बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि हर 10 में से 9 लोग जो हैं दूषित वायु, जो वायु प्रदूषण के प्रकोप के कारण जो है इस क्रोनिक हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज से पीड़ित हो रहे हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक आता है, पैरालिटिक अटैक्स आते हैं। अब इसको हम लोग अगर देखें, ये कहाँ से आ रहा है हमारा वायु प्रदूषण? एक बहुत सिंपल सेटअप से, जैसे कि हमारे भारत में तो ये जो हम लोग जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं उससे जो वायु प्रदूषण होता है, फैक्ट्री से जो निकलता है, और जो हमारे जो वाहन से जो प्रदूषण होता है, इसके कारण ये रेट बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा जो एक मेन कॉज ऑफ फैक्टर है इसका, वो है अल्कोहल अब्यूज, टबैको अब्यूज, या फिर जो ड्रग एडिक्शंस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले कर रहा है। आप देखिए कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कितने ज्यादा जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आप कहिए, जो फैमिलीज टूट रही हैं इस अल्कोहल अब्यूज के कारण। और ये जो ड्रग से एडिक्शन है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि कैसे एक अल्कोहल का जो आदी व्यक्ति है, वो कैसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी, जो मानसिक रोग है, उससे सफ़र करता है। और उस स्किज़ोफ्रेनिया ही नहीं बल्कि एपिलेप्सी उससे जुड़ी हुई है, सिरोसिस ऑफ लिवर, यानी हमारा जो लिवर है उसका खराब हो जाना। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये मेन एक चैलेंज है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। एक और जो हमारी चुनौती हमारे सामने है और जिससे हम लोग बहुत भली भांति परिचित है, वो है इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल यानी संचारी रोग। बहुत सारे हैं संचारी लोग, लेकिन इस स्लाइड में आपको गिने चुने मिल रहे हैं जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है एक मानव जाति को सफर करने के लिए। इसलिए यहाँ पे इन कुछ को ही रखा गया है, जैसे कि इबोला, जैसे कि HIV, जैसे कि डेंगू, जैसे कि कोविड-19 और डिजीज एक्स, जिसके बारे में हमने अभी पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, जो आने वाली आपदा है महामारी की, ये उससे संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें 1970 के करीब वैज्ञानिक, चिकित्सक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लग गए थे, क्योंकि उस समय हमारी रिसर्चेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और एक समय ऐसे आया जहाँ पे वैज्ञानिकों ने कहा आ जाने दो कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आ जाने दो, हमारे पास हर तरीके के एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, हमारे पास हर तरीके के एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल डिजीजेज है, एंटीवायरल डिजीजेज है, हमें कोई चिंता नहीं है किसी भी तरीके की बीमारी की। लेकिन हाल ही के अगर आप पिछली एक पीढ़ी में जाकर देखेंगे, 40 बिल्कुल नई तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज आ गई है, जिनमें से कुछ तो यहाँ पर मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो ये बिल्कुल नई तरीके की है। तो कहाँ गए उन वैज्ञानिकों की टिप्पणियां? और जब हम दवाइयों के प्रतिरोध बोलते हैं तो क्या होगा हमारे इन संचारी रोगों का हाल? आप सोच कर देखिए, इससे क्या मृत्यु दर बढ़ेगा हमारा। अब हम लोग चलते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आकस्मिक व ऐच्छिक प्रकोप, जिसे एक्सीडेंटल एंड डेलिब्रेट आउटब्रेक्स भी बोलते हैं। अब ये या तो एक्सीडेंटल होता है या फिर जानबूझकर होता है, जैसे कि रसायन प्रकोप, या फिर ये रेडियो परमाणु प्रकोप, वातावरण आपदा, या फिर जैव आतंकवाद। इन बाकी सबसे तो आप सब लोग परिचित हैं ही, लेकिन ये जैव आतंकवाद जो है वो क्या है? हम लोग जानते हैं अभी तक हम लोग युद्ध जो है विश्व में होते थे और हथियारों से, बॉम्ब से, फाइटर जेट से और इन सब से, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सारे तरीके हैं युद्ध करने के। लेकिन अब एक बायो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब, एक वायरस, एक बैक्टीरिया, इनकी मदद से अब वॉर किए जाएंगे और कितने लोग इसमें ग्रसित होंगे और कितने मारे जाएंगे। ये एक और चैलेंज है जो हमारी मानव जाति फेस करने लगी है। ये है एक प्रश्न जो अब हम सबके मन में आ रहा होगा, कैसे हम यहाँ तक पहुंच गए? कैसे इतना सब कुछ विघटन चलता चला जा रहा है? हमारी धरती कैसे है जो कि यहाँ तक आकर पहुंच गई?
बहुत सिंपल सा एक जो इसके अंदर योगदान देता है वो है नाजुक व चपेट में आ जाने वाली स्थितियां जो विश्व के सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। और हमारे पॉपुलेशन का जो 22% है वो इसी को फेस करता है। इनमें से एक है सूखा व अकाल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये वास्तविक है। हमारा जो बंगाल फैमिन हुआ था उसमें से ये चित्र आपको यहाँ पर साझा किया जा रहा है। अब देखिए, सूखा व अकाल एक तो होता है प्राकृतिक रूप से सूखा पड़ जाए, लेकिन एक होता है जो कि जानबूझकर किया जाता है सूखा। मे बी पॉलिटिकल इशू के वजह से अगर हमारी आपस में नहीं बनती तो हो सकता है जो कैनल उस राज्य में, उस प्रांत में वहां पर पानी प्रोवाइड कराता था, हम उसकी दिशा बदल देते हैं और वहां पर सूखा हो जाता है और लोग ग्रसित होते हैं। और झगड़े और टकराव तो हम जानते ही हैं वो एक कितना बड़ा कारण है जो कि मानव जाति के अंदर ये चुनौतियां जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं हर तरह की, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, हमें यहाँ पर पहुंचाने में ये एक इसका बहुत बड़ा हाथ है। एक हाथ है जनसंख्या विस्थापन का, जो माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि मानव जाति सफर कर रही है और ये सफरिंग बढ़ती जा रही है। कम्युनिकेबल डिजीजेस की, नॉन कम्युनिकेबल, संचारी, गैर संचारी रोगों की, और भी ये जो सारे इश्यूज अब हमारे सामने आते चले जा रहे हैं, इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी हम बहुत भली भांति परिचित है। हमारे जो बड़े बड़े सेटअप्स के बारे में तो हम क्या कहें, लेकिन अगर हम लोग तृणमूल स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर हम लोग क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमारे जो माताएं हैं, जो शिशु हैं, उनकी देखभाल से संबंधित जो बिल्कुल सामान्य रोग हैं, हम उनके लिए भी हमारे पास समुचित उपचार नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हम लोग, जो पॉपुलेशन की तुलना में प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज मानव जाति ये सब फेस कर रही है। शिक्षा पर कम महत्व, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आज भी कितने ग्रामीण परिवेश ऐसे हैं जहां पर शिक्षा नहीं पहुंची है। कितने ऐसे बच्चे अछूते हैं जो कि इस शिक्षा से अछूते रह गए, साक्षरता ही नहीं मिली, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है जिनके लिए। और साथ ही हम लोग अब जब ये महामारी के साथ, तो अब ये न जाने और कितना इसका दर प्रभावित होगा। यहाँ पर आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये आई कैचिंग स्लाइड है दोस्तों। हम लोग कई बार कहते हैं हो सकता है आज जो विश्व फेस कर रहा है, आज जो ये मानव फेस कर रहा है, हो सकता है उसके पास धन की कमी थी, इस वजह से वो ये सब फेस कर रहा है। ये स्लाइड, ये आंकड़े हमारी आंखें खोलेंगे कि नहीं। आप ये देखिए कि 1990 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था, तब और अब तक कितना अधिक ये जो पारा है ये बढ़ता ही चला गया है। हमारे जेट फाइटर्स खरीदने में, फाइटिंग जेट्स खरीदने में, बॉम्ब्स के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर, आर्मामेंट्स के ऊपर जो हमारा खर्च हुआ है वो कितना बढ़ गया है। जिसकी गणित बहुत अच्छी है वो शायद मेरे को मदद कर सकता है। 2021 ये इस वर्ष के आंकड़े हैं जो कि लाल रंग में आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। करीब करीब 2000 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इस वर्ष इस युद्ध संबंधित चीजों में खर्च किए गए हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में भी डालूं, वो मुझे इसकी संख्या नहीं बता सकता, इसमें टोटल कितने जीरो आने चाहिए दोस्तों। ये हमारे लिए आप सोचिए, इतना ज्यादा धन है हमारे पास, और अगर आप लोग देखें इसका केवल 5% यदि डेवलपमेंट, विकास संबंधी कार्यों में लगाया जाता तो शायद हम एक हफ्ता काफी था इस कोरोना संबंधित महामारी को दूर करने के लिए। लेकिन अफसोस कि हमारा ये इतना बड़ा रिसोर्स जो धन है वो किधर जा रहा है। अब इनमें से एक बॉम्ब भी ऐसा समर्थ नहीं है जो कि हमारे इस कोरोना को दूर कर सके।
हमारे पास धन की कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन हमारे धन को गलत प्राथमिकताएं दी गई हैं दोस्तों। आप देखिए कि अत्यधिक महत्व किसको दिया गया? मनोरंजन को, खेल को और राजनीति को। एक जो सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा मनी जाता है वो था आर्मामेंट्स में, जहां पे हमने देखा कितने ट्रिलियन डॉलर्स वहां पे जा रहे हैं। एक है, आप देखिए ब्लॉकबस्टर सिनेमा में कितना खर्च होता है, कितना हमारा स्टेडियम्स में मैच के दौरान खर्च किया जाता है, कितना इस राजनीतिक संबंधित मुद्दों पर पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन ये प्राथमिकताएं दी गई हैं, लेकिन बहुत धीमी, वो बहुत पीड़ादायक गति से जो है हमारे सहस्त्राब्दित विकास लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। इस धन के साथ, इस रिसोर्स को यूज करने में, इसकी फुलफिलमेंट के अंदर, जो कि मिलियनम डेवलपमेंट गोल्स जिसे कहा जाता है। हम में से कितने परिचित हैं दोस्तों? कौन सी मूवी आ रही है उससे सब परिचित है, कौन सा मैच आने वाला है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किधर है, इस सब से हम अवगत हैं। हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारी मीडिया, हमारी बातचीत सब इस पर है। लेकिन कितने हम में से ऐसे हैं जो कि इस मिलियनम डेवलपमेंट गोल से परिचित है कि ये क्या है? तो सन 2000 में एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसमें विश्व के सभी राष्ट्रों व विश्व के सभी अग्रणी विकास संस्थाओं द्वारा सहमति दी गई थी कि अभूतपूर्व प्रयासों को प्रेरित करते हुए, अभूतपूर्व, पहले से भी कहीं अधिक, जो पहले कोई मेहनत नहीं की गई हो उससे ज्यादा हम अब मेहनत करेंगे कि सन 2015 तक विश्व के सबसे गरीब की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये पूरा किया जाना था 2015 में, लेकिन क्या हुआ इसका? कौन से थे वो उद्देश्य जिन्हें प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था 2015 तक? अत्यंत गरीबी व भुखमरी का समापन, वैश्विक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना व महिलाओं का सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लेकर आना, HIV, एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों का प्रतिरोध, वातावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। लेकिन आप देखिए इनमें से हम कौन कौन से गोल हैं जिसको हम पूरा कर पाए हैं, और विकास के लिए वैश्विक भागीदारी किधर हो पाई है? हम किधर हैं अभी भी? 2015 तक तो ये प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इन सबको आज के दिन पढ़ते हुए आपको क्या लगता है हमारी गति कैसी है और हम कब तक इसको प्राप्त कर पाएंगे? तो हम किस तरह अपने निर्धारित लक्ष्यों के लिए कार्य कर सकते हैं व आम तौर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं, जिस हाल में अभी विश्व है, और बल्कि बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो कि उसके उपकरणों को, उसके टूल्स हैं उनके पास जो कि इसके लिए कार्य कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगी आपके साथ, यहाँ पर मैंने 2 तरीके का माध्यम अपनाया है ताकि हम लोग मिल करके इस संवाद को जारी रख सकें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त समय है हमारे पास और ये केवल इस विषय का परिचय है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे कि यूनाइटेड नेशन संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब लोगों ने कैसे हमें ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जो आ रही हैं उनसे अवगत कराया है। साथ ही अब हम लोग अब जो आगे से हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे वो ये होगा, हम कुछ वैज्ञानिक टूल्स का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टूल्स, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि हम कैसे बेहतरी इस मानव जाति की लाने में एक दूसरे की मदद कर सके और इस संवाद को आगे जारी रख सके। पहला जो साइंटिफिक टूल यहाँ पर साझा किया गया है वो है मूल कारण विश्लेषण, जिसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। अब ये रूट कॉज एनालिसिस क्या है? आपको यहाँ पर एक पेड़ का चित्र नजर आ रहा है और इस पेड़ के चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपरी सतह पर समस्या के लक्षण दिखते हैं। गहराई से खोदने पर समस्या की जड़ ढूंढी जा सकती है। तो
ये जो साइंटिफिक टूल्स जिनका हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि ये एक अनुशासन के पैटर्न को उपयोग करती है व्यक्ति के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर। इन 3 नायकों के प्रयोग से ये एक सिस्टम बनाने का प्रयास करती है। तो अगर आप देखिए कि कोई सी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, हम लोग उसका समाधान, ईश्वर ने हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है कि प्रकृति में हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो अगर हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई हेल्थ इशू है या कोई इकोनॉमिक इशू है, हम हर जगह इस रूट कॉज एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। अब लक्षण तो बहुत होते हैं, है ना, और वो दिखते भी हैं और हम उससे महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो जड़ है समस्या की वो दरअसल में नजर नहीं आती है, वो गौण होती है और वो दरअसल में होती एक ही है। और अगर हम उसको ढूंढ लेते हैं तो बाकी सारे लक्षण, बाकी सारे दुष्प्रभाव जो है वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सरल भाषा में इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर करती हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसे मेनिंजाइटिस है। जिस बच्चे को मेनिंजाइटिस है उसके माँ बाप एक चिकित्सक के पास आते हैं और वो ये नहीं आके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को मेनिंजाइटिस है और इसको इलाज चाहिए। वो आके एक चिकित्सक को ये बोलता है कि मेरे बच्चे का बहुत बुखार आता है, इसकी गर्दन अकड़ी हुई है, इसको बहुत उल्टी की शिकायत है और इसके बदन पर रैशेज होते हैं। अब डॉक्टर जो है वो इन लक्षणों के आधार पर या तो ये कर सकता है कि बोले अच्छा बुखार है, एक पैरासिटामोल दे दीजिए, बुखार उतर जाएगा। अच्छा, इसको रैशेज है बदन पर, ये ऑइंटमेंट लगा लीजिएगा, ये ऑइंटमेंट से ये रैशेज ठीक हो जाएंगे। उल्टी है, एक डॉर्मस्टैट दे दीजिए, डॉर्मस्टैट से उल्टी भी बंद हो जाएगी। अगर ये थोड़े टाइम के लिए अगर ये प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर दे, लेकिन आप देखिए जो मेन समस्या है मेनिंजाइटिस की, वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी और जानलेवा रूप ले लेगी। लेकिन एक चिकित्सक अगर इन लक्षणों के आधार पर ये समझ जाए कि हाँ बच्चे को दिक्कत जो है वो मेनिंजाइटिस है, यदि वो मेनिंजाइटिस की पकड़ कर उसकी दवा करे तो अपने आप बुखार दूर हो जाएगा, अपने आप उल्टी दूर हो जाएगी, अपने आप ये जो बदन पे रैशेस, गर्दन की अकड़, सारी समस्याएं अपने आप हो जाएंगी। तो हमें जो प्रयास करना है, आज जो विश्व जिस दौर से गुजर रहा है उसके कई लक्षण हमारे सामने हैं। गरीबी एक लक्षण है, जैसे कि बुखार। तो वातावरण के जो पर्यावरण संबंधी जो इशू है मौसम के, वो एक है। युद्ध एक और लक्षण है। ये सारे लक्षण हैं जो कि हम लोगों के सामने हैं और हम उन चिकित्सकों के जैसे अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन लक्षणों को दूर कर सके। लेकिन समस्या केवल तब दूर होगी जब असली मुद्दा, असली बीमारी, जड़ जो है हम उसको पकड़ लेंगे। अगर हम उस पे कार्य करेंगे तब बाकी सारी समस्याएं जो भी इस पृथ्वी पर है वो सारी दूर हो जाएंगी। हमें मिल करके उसका खोज करना है। अगर हमने वो नहीं खोजा और हम इन लक्षणों को दूर करने में लग गए तो जानलेवा रूप निश्चय ही धारण कर लेगी। दूसरा जो साइंटिफिक टूल है जो हमें मदद करने जाएगा वो है जटिल अनुकूली प्रणाली, जिसे हम कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत समय पहले नहीं, केवल 3 दशक पहले इसकी खोज की गई थी। ओनली 30 years ago इसकी खोज कर ली गई थी। आपको जो स्क्रीन में नजर आ रहा है चित्र, आपको क्या लगता है ये किसका चित्र है? ये जो बिंदु बिंदु से नजर आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम का एक प्रारूप है जिसमें 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, अनेकों पक्षियों ने मिलकर के इस कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम को बनाया है। आप देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम में हर एक पक्षी की भूमिका है। तो इसमें हर एक पक्षी की भूमिका है और जैसे ही एक चेंज आता है डायरेक्शन में, सारे के सारे उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और उस सिस्टम को बनाकर रखते हैं। यदि एक भी इनमें से इससे अलग हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। एक उदाहरण तो यहाँ पर आपने ये देखा। एक दूसरा उदाहरण आप खुद हो, हमारा मानव शरीर,
हमारा मानव शरीर भी एक कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम है। मानव क्या है? अगर मैं कहूँ केवल हृदय मानव है, नहीं। केवल किडनी एक मानव है, नहीं। केवल मस्तिष्क, ब्रेन हमारा एक मानव सिस्टम है, नहीं। आप देखिए, हर एक कोशिका की भूमिका है इस मानव को बनाने में। हर एक स्टेम सेल में पोटेंशियल है। वो स्टेम सेल हमारे लिए हार्ट सिस्टम बनाता है, हमारे लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, हमारे लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है, हमारे लिए नर्वस सिस्टम बनाता है। सबके जोड़ से जो है मानव बनता है। एक कोशिका कितनी छोटी होती है, एक के मिसमैनेजमेंट से या इस कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम से विमुख हो जाने पर मानव बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम की भूमिका, जिसमें सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये ऊपर से नीचे नहीं आता, टॉप टू बॉटम डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि सबसे छोटे से सबसे बड़ा बनाता है। एक कोशिका से पूरा मानव, एक कोशिका पे सब कुछ निर्भर है यहाँ पर, एक पक्षी पर सब कुछ निर्भर है यहाँ पर। और एक तीसरा जो कि वैज्ञानिक टूल यहाँ पर उपयोग किया गया है वो है बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसको तितली प्रभाव भी कहते हैं। आप सब इससे परिचित होंगे। कहा जाता है, एक अच्छी कहावत है कि यदि दुनिया की एक छोर पर अगर एक तितली अपने पंख हिलाए तो वो पृथ्वी के दूसरे छोर के एक महासमुद्र में तूफान लेकर आने की क्षमता रखता है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो एक तितली क्या करती है दोस्तों? एक तितली एक फूल पर बैठती है, वहां से चूसती है, उसका हनी चूसती है, और फिर जाके दूसरे फूल पर बैठकर वही हनी वहां पर भी जाकर शेयर करती है। उसे एक पॉलिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। और उसी पॉलिनेशन प्रोसेस से हम देखते हैं कितना सुंदर जो है बगीचा बनता है। एक तितली इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर इससे हम देख सकते हैं हम और आप, हर एक व्यक्ति कैसे एक समुदाय पे प्रभाव डाल सकता है और कैसे एक संस्था पे प्रभाव डाल सकता है और पूरे विश्व में एक प्रभाव डाल सकता है। तो यदि हम लोग उस सही जड़ समस्या को समझकर उसके समाधान में लग जाएंगे तो कैसे हम लोग इस गोल को अचीव करने में हमारे लिए ज्यादा दूर नहीं होगा। अब दोस्तों, हम लोग आगे जब इस स्लाइड्स में बढ़ते हैं, हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया किन चीजों की चपेट में आ रही है और इसका प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। और हमने कुछ वैज्ञानिक टूल्स के आधार पर, हम लोग जब स्टडी करते हैं इन 3 टूल्स के आधार पर जिसको हमने अभी साझा किया, अब हम लोग देखते हैं कैसे अचानक ही विश्व सामूहिक प्रयास के सिद्धांत की महत्ता को पहचानने लगा है। आज विश्व सामूहिक प्रयास की महत्ता को पहचानने लग गया है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, या फिर संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ से संबंधित, यहाँ पर आप पाएंगे कि ये प्रत्येक अब अपने हर आर्टिकल में, अपने हर मैसेज में सामूहिक प्रयास, विश्व सामूहिक प्रयास की बात करते हैं। और अब एक नेक आशा विश्व की जीवन रेखा बन गई है। तो कैसे आप देख रहे हैं, शिशु का जो जीवन रेखा है वो केवल ये गर्भनाल है। ये गर्भनाल उसको जीवन दे रही है। तो आज इस विश्व की जो गर्भनाल है जिससे वो जिंदा है और उसकी जीवन रेखा है, वो है सामूहिक, विश्व सामूहिक प्रयास। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद रखिए। अब हमारे समक्ष जो प्रश्न है, और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा और आप में से सबको ये अनुरोध है कि आप अपने उत्तर चैट बॉक्स में रखिए। और जैसे कि पहला प्रश्न, अब क्या हम एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली बनाना चाहते हैं? यदि आप बनाना चाहते हैं तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं। अपने चैट बॉक्स में उत्तर लिखिए।
परिवर्तन लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं परिवर्तन आना चाहिए तो उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है आपके हिसाब से? और क्या आज के इस वर्तमान विश्व में इस तरह की प्रणाली व्यवहारिक रूप से संभव है? यदि है तो हाँ, यदि नहीं आपके हिसाब से तो नहीं। चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। सभी मित्रों ने इसका पहले प्रश्न का जवाब दिया है हाँ, कि एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली बनाना चाहते हैं और ये पॉसिबल है। दिलीप जी ने कहा है कि भाई परिवर्तन लाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो उसके लिए कहा है कोऑपरेशन, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा साथ में। संदीप जी कह रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, तभी परिवर्तन आ पाएगा। आशीष अरोड़ा जी ने बोला है कि हमें पहले खुद के अंदर परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, तभी हम संसार में बदलाव लेके आ सकेंगे। और तीसरे के लिए भी मित्र कह रहे हैं कि हाँ, आज के इस वर्तमान विश्व में भी इस तरह की प्रणाली का व्यवहारिक रूप से हो पाना संभव है। उसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिए वो यही थे कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अपने अंदर बदलाव लाया जाए, कोऑपरेट किया जाए। दिलीप जी कह रहे हैं कि डिफिकल्ट तो है लेकिन असंभव नहीं है। फ्रेंड्स, कोई और भी कुछ बोलना चाहता है बताना तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकता है। निशा जी का बोलना है कि कंसल्टेशन जरूरी है। कंसल्टेशन किसके साथ? बहुत ही सुंदर उत्तर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के उत्तरों से अवगत होकर के। थैंक यू वेरी फ्रेंड्स। आप लोग अपने उत्तर जो भी हों आप लोग चैट बॉक्स में बराबर रहिए, इसके द्वारा हमारा ये संवाद जारी रहेगा। और मीनवाइल हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर भी चल सकते हैं। तो अब आज की विश्व की जो ये वर्तमान में हम हालत देखते हैं, उसके द्वारा दिव्य चिकित्सक भगवान बहाउल्लाह द्वारा दिए गए उपचार क्या हैं? तो हम जानते हैं कि युग अवतार बहाउल्लाह हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या उपचार बताए हैं। तो करीब 150 वर्ष पूर्व से भी काफी समय पहले बहाई लेखों में विश्व की अवस्था को निरंतर उल्लेखित किया गया है व मानवता के भविष्य के मुद्दों को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, ये आज तो हम इसको बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शायद 150 साल पहले ही इस मानव जाति की इस अवस्था के बारे में बहाई लेखों में बता दिया गया था। और क्या क्या होगा मानव जाति का, उस सब का विवरण अगर आप बहाई लेखों में जाएंगे आपको उसके बारे में मिलेगा। दरअसल 1868 में बहाउल्लाह ने तमाम विश्व के सबसे बड़े शासकों को, जो नेपोलियन III थे, पोप ऑफ द पायस 9th, जार अलेक्जेंडर II, सुल्तान अब्दुल अजीज, नसरुद्दीन शाह,
क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, जिसकी आप अभी यहाँ पर देख भी रहे हैं, महारानी विक्टोरिया की तस्वीर आपके सामने है। इनमें से ये कुछ के नाम मैंने आपको बताए। ऐसे कई शासकों को बहावला ने चेतावनियां दी, उनके पत्र लिखकर भेजे कि मानव जाति किस अवस्था में है और इसका क्या होगा यदि उन्होंने इसका समाधान नहीं किया। तो बहावला ने 1868 में महारानी विक्टोरिया को लिखे एक पत्र में कहा, विश्व को एक मानव शरीर की भांति समझो। पूरा ये जो विश्व है वो हमारे मानव शरीर के जैसा है। जैसे कि इस मानव शरीर में एक कंट्री है हार्ट, तो एक कंट्री है ब्रेन, एक कंट्री है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक कंट्री है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंट्री है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारे कंट्री से मिलने से ही मानव बनता है। इन सब के योगदान से, इन सब के कोऑपरेशन से, इन सब के बीच में निर्भरता है बहुत ज्यादा, तब जाके मानव मानव है। हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, हमारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बहावला ने इन शासकों को कहा, विश्व को मानव शरीर की भांति समझो, जो हालांकि अपने उत्पत्ति के समय पूर्ण व संपूर्ण थी, वह कई कारणों से घोर विकार व रोगों से ग्रसित हुई है। एक दिन के लिए भी इसने आराम नहीं पाया है, बल्कि इसके रोग और भीषण होते गए हैं। अज्ञात चिकित्सकों के इलाज से जिनने पूरा दायरा अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को दिया, वह घोर त्रुटि की। यदि एक समय योग्य चिकित्सक द्वारा इलाज भी दिया गया है, तो शरीर का एक सदस्य निरोग हुआ है, पर बाकी पूर्व की तरह व्यथित रहे हैं। अतः तुम्हें सर्वज्ञाता, सर्वबुद्धिमान यह सूचित करता है। तो बहावला ने इन सबसे कहा कि मानव शरीर जैसे कि जब उत्पत्ति होती है उसकी वो पूर्ण है, सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कैसे जिनके हाथों पर ये पड़ गया और जिन परिस्थितियों में विश्व की ये पड़ गया, वो इन समस्याओं से जूझ रहा है। और क्यों जूझ रहा है? क्योंकि इसके जो चिकित्सक हैं, जो इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, वो तो खुद अपने घमंड में डूबे हुए हैं। वो अपना खुद ही अज्ञात है और उन्होंने केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को अभी सब कुछ दे रखा है। और इसे हम देख सकते हैं, कौन इसे नकार सकता है? और यही है सबसे बड़ी त्रुटि जो हम कर रहे हैं। और यदि एक दिव्य शिक्षक का इलाज भी दिया जाता है तो कुछ के उपयोग से वो फायदा लेते, बाकी सब तो वैसे के वैसे व्यथित रह जाते हैं। बहावला ने 1868 में महारानी विक्टोरिया को लिखे एक पत्र में बताया, हम इस दिवस में विश्व रूपी शरीर को उन शासकों के दया के हाथों में देखते हैं जो इतने घमंड से भरे हैं कि वो अपना ही सर्वश्रेष्ठ हित नहीं देख पा रहे हैं। इससे भी कम ऐसे प्रकटीकरण को नहीं पहचान पा रहे हैं जो इसके समान इतना व्यग्र व चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पर बहावला एक बार फिर बताते हैं कि आज विश्व की समस्या ये है कि उसका चिकित्सक केवल लक्षणों पर कार्य कर रहा है। दरअसल में वो लक्षणों पर भी कार्य नहीं कर रहा है, वो तो बिल्कुल उन चीजों पे कार्य कर रहा है जो कि उसके लिए हानिकारक है। तो वो युद्ध के लिए अपना सारा व्यय कर रहा है, वो ऐसी जगह पर सारा व्यय कर रहा है, तो कैसे मानव जाति का हित होगा? फिर 1935 में हमने देखा लगातार, आप देखिए पहले बहावला ने और फिर बाद में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा लगातार मानव जाति को ये चेतावनियां दी गई। 1935 में शोगी अफेंदी धर्म संरक्षक ने बताया, वैश्विक आपदा जिससे मानव जाति आज पीड़ित है वो आवश्यक रूप से आध्यात्मिक मसलों के कारण पीड़ित है। उन्होंने कहा, हम यहाँ पर अब हम लोग रूट कॉज एनालिसिस, हम मूल कारण के विश्लेषण की नजदीक, हम जड़ को ढूंढ रहे हैं। अब विश्व की आज की समस्या की जड़ बीमारी क्या है? भौतिक नहीं है, धन ये सब नहीं है, वॉर ये सब नहीं है, इसके ये लक्षण है। सबसे मेन कारण जो है वो आध्यात्मिक है। ये शोगी अफेंदी ने हमें बता दिया था। फिर 1974 में
अब आप देखिए कि कैसे ही ये बहावला के लगातार आते गए उत्तराधिकारी, जो विश्व न्याय मंदिर आज सर्वोच्च संस्था है बहाइयों की, उन्होंने कैसे गाइड किया और उन्होंने बताया कि भौतिक जगत का कार्यचालन मात्र आध्यात्मिक अवस्थाओं का प्रतिबिंब है। वह जब तक कि आध्यात्मिक अवस्था को न बदला जाए तब तक भौतिक कार्यचालन की बेहतरी में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर विश्व न्याय मंदिर ने क्या कहा कि आज जो भौतिक जगत की जो गवर्नेंस है, जो कार्यचालन है, वो केवल इसलिए है, वो उसके आध्यात्मिकता के अनुरूप है। वो कितना नैतिक है, वो कितना मॉरल है, वो कितना आध्यात्मिक है, वो ही उसी अनुरूप वो भौतिक कार्य कर। तो देखिए हमारा नैतिक पतन कहाँ तक पहुंच चुका है, तभी हमारे भौतिक मसले ऐसे हैं। और विश्व न्याय मंदिर हमें कहते हैं जब तक कि इस आध्यात्मिक अवस्था को न बदला जाए, जब तक कि इसे मजबूत न कर दिया जाए, तब तक भौतिक कार्यचालन की बेहतरी में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। आप थोड़े समय के लिए गरीबी को हटाओगे, वो फिर गरीबी आ जाएगी। आप थोड़े टाइम के लिए प्लास्टिक बैन करोगे, केमिकल इसको दूर करने के लिए, वो फिर आ जाएगी। आप हर तरीके से करोगे, वो थोड़े समय के लिए एक डिफरेंस लेकर आएगा। लेकिन आध्यात्मिक अवस्था को बदलना अभी बहुत जरूरी है। मानव की आत्मा से काम करना होगा। वो अनुशासन जब तक नहीं होगा तब तक हम बदलाव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो फिर से लौट करके चलते हैं मूल रोग, हमारा जड़ क्या है, फसाद किधर है। मानव जाति का हित, इसकी शांति व सुरक्षा बहावला कहते हैं अप्राप्य है जब तक कि इसकी एकता मजबूती से स्थापित ना हो। अंडरलाइन कर लीजिए, जब तक कि इसकी एकता मजबूती से स्थापित ना हो तब तक मानव जाति का हित असंभव है। इसकी शांति, इसकी सुरक्षा हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम इसकी एकता पर कार्य ना करें। वैश्विक एकता की कार्य करना अभी इसका मूल रोग है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप और मैं आज तक भी, इस दिन तक भी आप पाओगे कि अधिकतर लोग एक विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुख्य जो रोग है वो एकता का अभाव है, लेकिन वो कहते हैं एकता तो परम और एक अंतिम लक्ष्य है और वह लगभग अप्राप्य लक्ष्य है। और वो अपना सबसे पहला ध्यान, जो सबसे आसान है, वो मानव जाति के अन्य रोगों को दूर करने में लगे हुए हैं। कैसे गरीबी मिट जाए, कैसे हम लोग पर्यावरण समस्याओं को दूर कर सकते, कैसे हम युद्ध को दूर कर लें, कैसे हम इन चीजों पे कार्य कर, इन छोटे मोटे लक्षणों को हम देख रहे हैं। लेकिन वो मेन जो प्रॉब्लम है, वो एकता का अभाव जो है, वो दर्द इतना बढ़ रहा है, वो जानलेवा बनने लग गया है। और यही उसके लक्षण है, ये महामारी, और जो एक और आएगी अगर हम अभी भी इस पे कार्य नहीं करेंगे तो। वह विश्व न्याय मंदिर कहते हैं यदि विश्व बस ये जानता कि बाकी अन्य सभी रोग केवल मूल रोग, एकता के अभाव के भिन्न लक्षण व दुष्प्रभाव है, तो सब आसान हो जाता। अब हमें पता है कि हम पहुंच गए, हमने 3 साइंटिफिक टूल्स, हमने 3 वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। हमने मूल कारण विश्लेषण किया, हमने जटिल अनुकूल प्रणाली का उपयोग किया, वह हमने तितली प्रभाव के माध्यम से हमने अब पाया कि सबसे मूल जो कारण है वो है एकता का अभाव। अब इसका एकमात्र उपचार जो केवल दिव्य चिकित्सक भगवान बहावला दे सकते हैं, वो बताते हैं कि सच्ची शांति व प्रशांति केवल तब प्राप्त होगी जब प्रत्येक आत्मा समस्त मानव नस्ल का शुभ चिंतक बनेगा। ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है कि अगर हमें इस एकता के अभाव को दूर करना है, अगर हमें वैश्विक एकता को लेकर आना है, अगर हमें इस बीमारी को दूर करना है, तो उसका रेमेडी क्या है, उसका रिफेम्पिसिन क्या है, उसकी दवा क्या है, उसका पैरासिटामोल क्या है, कि प्रत्येक आत्मा, हर एक व्यक्ति समस्त मानव नस्ल का शुभ चिंतक बने। केवल अपना नहीं,
केवल अपने समाज, केवल अपने समुदाय, केवल अपने राष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का शुभचिंतक बने। यहां हम चाहेंगे कि आप सभी रूही संस्थान प्रक्रिया का परीक्षण करें। रूही.org इसकी वेबसाइट है, जिसे बहाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समस्त मानव जाति के हित के लिए वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। अब दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम का एक और एग्जाम्पल आपके सामने है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो जटिल अनुकूलन प्रणाली के बारे में हमने जो बात करी थी, ये उसका एक और एग्जाम्पल है, जहां पर हम लोग देखते हैं कैसे तितली प्रभाव के माध्यम से, बटरफ्लाई इफेक्ट के माध्यम से, या फिर हम कहे व्यक्ति के द्वारा एक पहला हम लोग प्रयास करते हैं कैसे हम व्यक्ति की नैतिकता के ऊपर कार्य करें, उसके आध्यात्मिकता के ऊपर कार्य करें, उसके दिव्य जीवन के ऊपर एक कार्य करें, और फिर व्यक्ति में परिवर्तन लाकर हम कैसे अपने समुदायों और अपनी संस्थाओं में एक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। ठीक उस बटरफ्लाई की जैसे, जो कि अगर एक दुनिया के छोर में अपना पंख हिलाए, तो अगर उसमें वो क्षमता है कि वो दुनिया के दूसरे छोर के महासागर में तूफान ला सकता है, तो वैसे ही इस रूही संस्थान पाठ्यक्रम के प्रयास के माध्यम से हम प्रयास करते हैं सबसे छोटे सेटअप से एक व्यक्ति के माध्यम से हम कैसे कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम का उपयोग करें, जहाँ पे हर एक की भूमिका होगी, हर व्यक्ति का इसमें रोल है। अगर एक व्यक्ति इस सिस्टम के बाहर जाता है तो फिर हम इस सिस्टम को लाने में हमें और देर होगी, पूरा सिस्टम बार बार खराब होता है। तो कैसे व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण आएगा, अगर व्यक्ति में एक आध्यात्मिक रूपांतरण लाते हैं, तो कैसे फिर वो समुदाय में, समाज में और विश्व में एक रूपांतरण लेकर आता है। अगर आप इस रूही.org को जाकर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसके द्वारा कई सेवा परियोजनाएं हैं, जो कि ये व्यक्ति जो कि आके इसमें भाग लेते हैं, जैसे जैसे उनमें एक रूपांतरण आता है, वो अपना एक सेवा का पथ खोजते हैं। फिर वो देखते हैं कि कैसे मैं अपने समाज और संस्थाओं के सबसे नन्हे मुन्ने बच्चों को आरंभ से अगर हम नैतिक शिक्षा दें, तो हम कैसे इस एकता के अभाव की जड़ को खत्म कर सकते हैं। हम कैसे इन किशोर वर्ग, जो कि ये 12 से 15 साल के बीच का ये जो वर्ग है, अगर हम इसके ऊपर कार्य करते हैं, इनकी नैतिकता के ऊपर कार्य करते हैं, एक अनुप्रेरक बनते हैं, एक शिक्षक बनते हैं, तो हम कैसे मदद करते हैं इस एकता के अभाव को दुनिया से दूर करने में। और फिर जो 15 साल से ऊपर है, जब हम खुद इनके साथ बैठ करके फिर खुद रूही कार्यक्रमों का अध्ययन करते हैं, तो हम कैसे अपने समुदाय, समाज और पूरे विश्व के एक हितैषी बनते हैं, विश्व के एक शुभचिंतक बनते हैं, और विश्व में एक रूपांतरण लाने के लिए एक कैटलिस्ट बनते हैं। थैंक यू। ये गुलाब इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि ये आप में से प्रत्येक को हम स्थानीय आध्यात्मिक सभा की तरफ से भेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, इस प्रेजेंटेशन को सुना, और हमें विश्वास है कि आप इसमें हमारा योगदान देंगे कि हम एक बेहतर विश्व को बनाने में एक साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर दीदी, आपने इतने अच्छे से और साइंटिफिक तरीके से पूरा इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया और किस तरह से रूही संस्था इम्पोर्टेंट है। और कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे यहाँ पे जुड़े हैं जो पहली बार हैं, अगर वो और जानना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल नंबर और अपने नाम लिख सकते हैं, और स्थानीय आध्यात्मिक सभा जयपुर जो है तो उनसे जुड़ेगी और रूही संस्थान में उनका योगदान बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा बताया कि हम एक कॉन्सेप्ट डाटा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही, तो बता सकता है, या कोई सवाल है वो पूछना चाहते हैं तो। अगर नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग यहाँ पे रहे और आपने इतने ध्यान से आज की इस टॉपिक को सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thank you very much. Thank you. Allah. Now